हेलो स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसमें सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज में हमने माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पढ़ना है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो टर्म है ये प्लूरल है। इसके लिए जो सिंगुलर टर्म यूज होती है, जो वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसकी डेफिनेशन है रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलिज दैट आर कंसिडर्ड एज पावर जनरेटर ऑफ सेल। सेल है अंदर जो एनर्जी पैदा करने के लिए जो ढांचा इस्तेमाल होता है वो दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रॉड शेप्ड होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सेल है अंदर रॉड शेप्ड ही हो। तो ये रॉड शेप ही बजाय फिलामेंटियस शेप, स्फेरिकल, तो ये डिफरेंट शेप्स है, वेरी करती हैं। सेल है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही जो शेप्स हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में तो ये एब्सेंट होती हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और उसे बूस्ट करें, ताकि जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से एक तो हमारा भी फ़ायदा होगा और एक वो बच्चे जो तालीम हासिल करने से महरूम है या जो मुख्तलिफ ट्यूशन जो हैं वो नहीं ले सकते, वो यहाँ से फ़ायदा लें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो बेटा ये यूकैरियोट्स में तो पाई जाती है। अब सेल है अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसी बेस पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन किया जाता है। जितना सेल ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा इसका मतलब है उसे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसे उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इसका मतलब है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इन सेल जो है वो 1 to many हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी सेलुलर एक्टिविटीज ही बेस पे। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेगुलेटेड बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं डैमेज ऑर्गेनेलिज हो या एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिज हो। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हुआ, अब ज्यादा कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। जब उसे एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ी इसका मतलब है उसे विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा चाहिए। जब उसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड हर है अपना नंबर बढ़ा ले थे, लेकिन चंद दिनों के बाद वही आदमी जो है वो एक्सरसाइज छोड़ देता है। जब वो एक्सरसाइज छोड़े है तो अब उसे उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, इस वजह से उसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही है। तो अब एनर्जी चाहिए नहीं, एनर्जी पैदा ज्यादा हो रही है, उसे इतनी एनर्जी चाहिए नहीं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कम करने के लिए लाइसोसोम जो होते हैं जो उसे डीजेनरेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस तरह नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को मेंटेन कर लिया जाता है। रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल है अंदर बना इस तरह, इसके फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो छोटे लिविंग है, छोटे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन्हें बड़े प्रोकैरियोट्स जो हैं ये इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें अपने अंदर निगल लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो जब ये छोटे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बड़े प्रोकैरियोट्स के अंदर समा जाते हैं तो वहाँ पर अब बड़े प्रोकैरियोट्स को असूलन ये चाहिए था है डाइजेस्ट करता, डाइजेस्ट करने के बाद उससे एनर्जी लेता और एनर्जी से अपने फंक्शन परफॉर्म करता। लेकिन हुआ यूं कि जो बड़े प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने छोटे प्रोकैरियोट्स को समा लिया, अपने अंदर एडजस्ट कर लिया। जब उन्हें एडजस्ट कर लिया उन्हें साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना लिया। जब सिम्बायोटिक रिलेशन बनाया तो आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने तावन शुरू कर दिया। तावन में ये हुआ कि लार्जर जो थे
लार्जर बड़े प्रोकैरियोट्स थे, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, छोटों हो न्यूट्रिएंट्स देना शुरू कर दिए, बदले में छोटों ने उन्हें न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर है, एनर्जी पैदा कर है, बड़े प्रोकैरियोट्स को देना शुरू कर दिया। तो इस तरह दोनों के अंदर एक एंडोसिम्बायोसिस फिनोमिनन हुआ, जिसे अब हम एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये जो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है, ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड है पेपरों में पूछा जा चुका है। अब रिजेम्बलेंस विद प्रोकैरियोट्स, इससे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक सेल ही ऑर्गेनेली, लेकिन इसकी जो रिजेम्बलेंस है, मुशाहबियत है, वो प्रोकैरियोट्स से पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स में भी सर्कुलर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए, इसका मतलब है ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल ही है, लेकिन मुशाहबियत जो है, मिलती जुलती जो है, वो प्रोकैरियोट से मिलती जुलती है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है अगर ये यूकैरियोट से मिलती है इसकी ये प्रॉपर्टी, लेकिन प्रोकैरियोट से भी तो मिल रही है ना। साथ में राइबोसोम है, राइबोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर साइज है वो 70s है, बैक्टीरिया है अंदर भी 70s है, बैक्टीरिया है अभी प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब है इसका राइबोसोम का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मिलता है। तो इसका मतलब है इनका जो रिजेम्बलेंस है, ये जो मुशाबियत है, वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलती है। इसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अब ये जो ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी अपना है, इसके पास मैसेंजर आरएनए भी अपना है, इसके पास राइबोसोम भी अपने हैं, ये अपनी प्रोटीन भी बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन इसमें हो रही है, ट्रांसलेशन इसमें हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म तो ये इसके अंदर हो रहा है ना, तो ये मेटाबॉलिक मशीनरी इसकी अपनी है। तो जब मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी है तो फिर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी ये खुद ब खुद डिवाइड होती है। इसे यूकैरियोटिक सेल से डिवाइड होने ही जो हदायत हैं वो नहीं लेनी पड़ती, ये खुद डिवाइड हो रही है बाइनरी फिशन के जरिए से। अब बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन है थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है, यूकैरियोटिक सेल तो माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये जो बाइनरी फिशन है जरिए से डिवाइड हो रहा है, ये प्रॉपर्टी भी इसके प्रोकैरियोट से मिलती है। इसके बाद अगर आप सेल को सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया अलहदा होता है, अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया को आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर प्लेस करें तो ये मसनूई तौर पर वहाँ पर भी नशोनुमा पा जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी खरो हार जाता है। तो ये इस तरह ये तमाम प्रॉपर्टीज इसकी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलती हैं। इसका मतलब है ये ऑर्गेनेली जो यूकैरियोटिक सेल में आई है, ये दरअसल प्रोकैरियोटिक सेल से आई है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से ही एवोल्यूशन होते हुए यूकैरियोटिक सेल वजूद में आया। अब यहाँ पे बात हो चुकी है, जिस सेल में जितनी एनर्जी चाहिए उसे उतने माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, यानी जिसने जितना फंक्शन परफॉर्म करना है उसने उतने माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करने हैं। तो मोर एक्टिव सेल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने चाहिए उतने सेल में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये डिपेंड ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सिलिंड्रिकल भी होता है, रॉड शेप्ड भी होता है, इसके अलावा ये स्फेरिकल भी होते हैं, फिलामेंटियस भी होते हैं। ये डिफरेंट लिटरेचर जब पढ़े तो उसमें ये डिफरेंट शेप्स उन्होंने बताई हुई हैं। फिलहाल हमारी बुक में ये उन्होंने दो शेप्स बताई हुई हैं, सिलेंडर शेप और रॉड शेप्ड, लेकिन इंडियन जो है ऑथर्स हैं उनमें या डिफरेंट जो फॉरेन राइटर हैं उनकी बुक्स में डिफरेंट शेप्स भी लिखी हुई हैं, फिलामेंटियस है, स्फेरिकल है। उसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो
ये स्मूथ होती है और इसके अंदर परफोरेशन होती है, पोरेंस होते हैं। उन जो परफोरेशन है, जो सुराख है, उन्हें हम बोलते हैं पोरेंस। ये जो पोरेंस होते हैं ये फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मालिक्यूल, ये फ्रीली परमिएबल होते हैं। इसमें से मुख्तलिफ मालिक्यूल जो है इजीली पास हो जाते हैं। तो यहाँ से जो मेम्ब्रेन है अक्रॉस, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो इजी होती है। जो इसके अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी मालिक्यूल हो पहले चुनती है, चुनने के बाद अंदर या बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डिंग बनाती है, फोल्ड है ये अंदर की तरफ जब फोल्ड होती है तो ये जो फोल्डिंग है उसका नाम है क्रिस्टी। ये जो है यहाँ से ये जो फोल्ड हुई है इसका नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर एफ पार्टिकल्स होते हैं। एफ पार्टिकल्स दरअसल एटीपी सिंथेज है। एटीपी सिंथेज है ये वो एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर फंसा हुआ, ये है एफ पार्टिकल। ये एफ पार्टिकल वो है एटीपी सिंथेज जो एटीपी की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो ये जो एफ पार्टिकल है ये इनर मेम्ब्रेन है अंदर है लोकेटेड है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर 3 स्टेप पे बेस कर रही होती है। उसमें जो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो इस इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी है ऊपर हो रहा होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये 2 तरह के चैम्बर बनते हैं। एक ये दोनों मेम्ब्रेन है दरमियान में चैम्बर है यानी स्पेस है, और एक स्पेस जो है वो इनर मेम्ब्रेन है इनर साइड पे है। तो इस तरह 2 चैम्बर बनते हैं। जो दोनों मेम्ब्रेन है दरमियान में है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर दरमियान मेम्ब्रेनल मेम्ब्रेन्स स्पेस खाली जगह, 2 मेम्ब्रेन है दरमियान खाली जगह, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब जो इनर मेम्ब्रेन है जो इंटरनल साइड पे पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिस तरह साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक फ्लूइड है, सिमिलरली ये भी फ्लूइड है। तो फ्लूइड जो है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, इसके अंदर आरएनए भी है, सर्कुलर डीएनए भी है। इसका मतलब है ओवरऑल मेटाबॉलिक मशीनरी इसकी अपनी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है। इसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इसका एक ही फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी किस प्रोसेस से थ्रू आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो हमने यहाँ पे अभी अभी बात की है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन है 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से 2 स्टेप जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर होते हैं। वो 2 कौन से स्टेप हैं? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा एक थर्ड स्टेप है जो पहले नंबर पे होता है, ये बाद में आते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो रिएक्शन होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए उसे यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ ये 2 रिएक्शन होते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन ही एक टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब ऑक्सीजन यूज होता है। ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे 3 चीजें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सांस के जरिए से बाहर रिलीज कर दी जाती है। वाटर जो है उसका सेल है अंदर कोई नुकसान नहीं है। वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है। तो मीडियम ऑफ लाइफ है यानी तमाम एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन परफॉर्म ही इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं, वाटर ही मौजूदगी में जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एटीपी है, ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एनर्जी है। तो एटीपी है जो फुल नेम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है असल में क्या है, ये ढांचे के हिसाब से क्या है, स्ट्रक्चर वाइज ये क्या है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। इसके अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड एज ए फास्फेट अटैच होते हैं। जब ये फास्फेट जो है ये टूटता है तो एटीपी से एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
जब अलहदा होता है फास्फेट, बांड टूटता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जो है वो सेल यूज़ करता है। एडीपी जो है वो फर्दर फास्फेट को तोड़ती है, एएमपी में कन्वर्ट होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट में, तो उससे मज़ीद एनर्जी पैदा होती है। सेल मज़ीद फंक्शन परफॉर्म करने में एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो हमने एक कम्प्रीहेंसिव टॉपिक बना के पेश किया, ताकि जो है वो आप तमाम बोर्ड है जो स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड है, सीपीएसई बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड और जो है वो पंजाब बोर्ड, ये डिफरेंट बोर्ड जो हैं उन्हें तमाम तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएँ, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्लास्टिड है, उसमें उस टॉपिक के साथ मिले हैं। तो फ़ी अमानिल्लाह।